नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जो हमने नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड के लिए ईयरमार्क कर रखे हैं, उन सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करके इसमें योगदान करें और साथ में वीडियो लाइक भी करें और बाद में शेयर भी करें। बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना की, जो महत्वपूर्ण है या नहीं है इसकी विवेचना करेंगे, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि के रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, कहा जा रहा है कि वही वो 55 लोगों को लेके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हम इसको एग्जामिन करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे कि भाई इन दावों में क्या सच्चाई है। अब यदि के रेवंत रेड्डी की बात की जाए तो उनका बैकग्राउंड ले लें तो बैकग्राउंड ये है कि भाई वो पहले तो एक ज़माने में हुआ करते थे एबीवीपी के सदस्य। उनकी जो पॉलिटिकल ग्राउंडिंग है वो एबीवीपी से है। बाद में उन्होंने टीडीपी ज्वाइन कर ली, तेलुगु देशम पार्टी में थे फिर, और तेलुगु देशम पार्टी से 2017 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि 2017 में तो तेलुगु देशम पार्टी पावर में थी, उस समय उन्होंने क्यों कांग्रेस ज्वाइन की। तो तेलुगु देशम पार्टी में उनको एक प्रकार का, जिसको कहें कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये उचित समझा कि वे कांग्रेस में चले जाएं। कांग्रेस में उनके जाने के बाद उनका एक प्रकार से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि मीटियोरिक राइज हुआ। 6 वर्ष के अंदर अंदर वे बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष, और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 1 वर्ष के अंदर वो बन गए मुख्यमंत्री। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की जीत हुई, 65 सीटें लेके आई 119 में से कांग्रेस। बड़े आराम से उनको एक बहुमत मिला और उस बहुमत के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि 2023 में जब इनको के रेवंत रेड्डी को अध्यक्ष बनाया गया था तो ऐसा कुछ तेलंगाना में लग नहीं रहा था। उस समय जो थी 2 नंबर की पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस प्रकार के कार्य किए, उनके कुछ कर्म ऐसे हुए कि वे सीरियस कंटेंशन में रह ही नहीं गए। कई बार ऐसा भी सुनने में लगा कि भाई वो एक प्रकार से नहीं चाहते तेलुगु देशम पार्टी को हराना, क्योंकि यदि तेलुगु देशम पार्टी को उन्होंने हरा दिया तो कांग्रेस पावर में आ जाएगी। इस तरह की बातें सुनने को मिली। लेकिन जो सबसे बड़ा उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया वो ये था कि उन्होंने बंडी संजय को हटा दिया भाजपा के अध्यक्ष पद से और उनके जगह पे बना दिया हमारे किशन रेड्डी साहब को। तो अब तेलंगाना की राजनीति में रेड्डी एक अलग प्रकार का, आप जानते हैं, वहाँ पे बड़ा ही शक्तिशाली समुदाय है, रेड्डी की बहुत चलती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समुदाय एकत्र हो रहा था वो अधिकतर नॉन रेड्डी समुदाय था, क्योंकि रेड्डी वैसे भी प्रचुर मात्रा में वो कांग्रेस के साथ में ही थे। अब बांडी संजय को जब इन्होंने हटाया तो उसके बाद लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नंबर 2 की पोजीशनिंग थी अपने इस कार्यकलाप से उन्होंने छोड़ दी, और इसका उनको ये नुकसान हुआ कि जो भी पूरा का पूरा एंटी बीआरएस वोट था, और बहुत अधिक विरोध हो गया था बीआरएस का। अधिक विरोध इसलिए हो गया था क्योंकि एक तो वंशवाद, और वंशवाद के अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार की जो कहानियाँ थीं, असीमित भ्रष्टाचार जो हो रहा था तेलंगाना में, उसकी कहानियाँ जो थीं वो गली गली कूचे कूचे तक पहुँच गई थी। और इस प्रकार की स्थिति में पब्लिक जो थी पूरी तरह से एंटी बीआरएस थी। वह एंटी बीआरएस स्पेस में उसको दिखाई पड़ा कि रेवंत रेड्डी द्वारा नेतृत्व की जा रही कांग्रेस, उसको किशन रेड्डी की द्वारा के नेतृत्व वाली बीजेपी नहीं दिखाई पड़ी, और यही बीजेपी की फेलियर थी। तो के रेवंत रेड्डी ने चुनाव जीता, अपनी अध्यक्षता में 65 सीटें लाए और 65 सीटें लाके बन गए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहे।
अध्यक्ष बनने के बाद में जो और लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने लॉबिंग आरंभ की कि भैया ये अध्यक्ष पद तो छोड़ो। तो अध्यक्ष पद छोड़ने की जब बात आई तो फिर कंसोलिडेट करना आरंभ कर दिया के रेवंत रेड्डी ने अपने आप को। आप देखें कि अभी करीब 6-7 महीने हुए हैं चुनाव हुए तेलंगाना के, उसमें 6 एमएलए तोड़ के रेवंत रेड्डी ला चुके हैं कांग्रेस में। और ये 6 के 6 जो एमएलए हैं, ये आप देखिए कि इसमें से कुछ टीडीपी के हैं और कुछ अन्य पार्टियों के हैं। 3 तो इनमें से टीडीपी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ केवल 8 एमएलए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई बहुत ही गंभीर चुनौती देती दिख नहीं रही है। अब 71 एमएलए इनके पास हो गए और लोग यह चर्चा कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि मुझे इसमें और कोई विशेष बात नहीं दिखती। देखिए, एक बात ये हुई कि नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू की भेंट हुई और वार्ता हुई के रेवंत रेड्डी से हैदराबाद में। अब वो जो वार्ता थी वो तो आवश्यक भी थी, क्योंकि तेलंगाना और हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों विभाजन के बाद बने हैं 2014 में, और 10 वर्ष के लिए हैदराबाद जो थी वो राजधानी रखी गई थी, संयुक्त राजधानी रखी गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की। अब उनको यहाँ से हटना है, अमरावती जाना है। अमरावती पर जो 5 साल तक ग्रहण लगा हुआ था वाईएसआर कांग्रेस के राज्य यानी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकाल में, वो ग्रहण अब हट गया है। तो उस अमरावती को डेवलप करके वहाँ पर पूर्ण राजधानी बनाने का अगले 5 वर्षों में उसको इस प्रकार से विकसित करने की योजना है चंद्रबाबू नायडू की, कि आगे कोई भी जगन रेड्डी जो है वो उसको हटा ना सके। आपको पता है जगन रेड्डी ने क्या किया था? अमरावती का प्लान उन्होंने पूरी तरह से धूल धूसरित कर दिया था। अमरावती जो बनाई थी चंद्रबाबू नायडू ने, उसके लिए लोगों ने अपनी ज़मीनें दी थी लैंड पूलिंग में, और उनको लैंड पूलिंग में ज़मीनें इसलिए दी थी क्योंकि उनको आशा थी कि यहाँ पर जो विकास होगा और जो अर्बन स्पेस बनेगी उसमें उनको बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन जब उल्टा काम कर दिया जगन रेड्डी ने, उन्होंने कहा कि 3 राजधानियाँ होंगी। ये भी एक बड़ा फैंटास्टिक प्रपोजल था। खैर, इसकी तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात करने की यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जो नुकसान हुआ था, तो उससे अब यहाँ हैदराबाद से उनको पूरी तरह से शिफ्ट होना है, तो वो बातचीत उनकी होनी ही होनी है कि रेवंत रेड्डी से वो बातचीत कर रहे थे। उस पर लोगों ने अपने एक नैरेटिव बना लिया। अब वो नैरेटिव जो है, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई तत्व है या किसी भी प्रकार की कोई स्थिति है उसकी। दूसरा ये कि भाई रेवंत रेड्डी जो है वो आके अमित शाह से मिले हैं, प्रधानमंत्री से समय मांगा है। तो मैं तो इसको बिल्कुल नॉर्मल मानता हूँ। ये नॉर्मल चीज़ है, जिसमें कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि वो आके यहाँ पर अमित शाह से मिल रहे हैं या मोदी जी से मिल रहे हैं। तो सामान्य सी बात है, क्योंकि उसके एक दिन पहले वो AICC प्रेसिडेंट खड़गे साहब से मिले हैं और उनसे ये डिस्कस किया है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कैसे किया जाए। दूसरी बात, यदि किसी को पार्टी छोड़नी होगी, और आप कह रहे हैं कि साहब की 55 MLA लेके वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या इसी पार्टी में वो और MLAs को शामिल कराएंगे? भाई, ऐसा कौन सा मूर्ख होने वाला है जो और MLAs को पहले उसमें शामिल कराएगा, उसकी संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाने से क्या होता है कि पहले आपके पास 65 हैं, आपको तो 65 का 2/3 चाहिए। 65 का 2/3 होके लेके आप अलग हो सकते हैं, और अब आपने उसमें 71 कर लिए, अब आपको 71 का 2/3 चाहिए। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भाई पहले तो पार्टी की संख्या बढ़ाएगा और उसके बाद कहेगा कि हाँ अब आओ लोग जो है हम सब मिलके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो भाई मेरे को तो ये पूरी तरह से चंडू खाने की खबर लग रही है।
इसमें मुझे कोई तंत्र नहीं दिखता और इसका मुख्य आधार यही है कि कोई भी मुख्यमंत्री पहले 6 एमएलए शामिल करके और उसके बाद फिर जो है वो दूसरी पार्टी में जाने की बात नहीं करेगा। अब लोगों को मसाला चाहिए, कुछ भी बात कर सकते हैं, तो वो करते रहें, लेकिन कम से कम मैं इसके रेवंत रेड्डी वाली जिस चर्चा को है वो पूरी तरह से निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ, डिसमिस करता हूँ, आउट ऑफ हैंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।